नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। प्रचार के अंतिम दिन सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत अन्य दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। आपको बता दें कि हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार 12 नवंबर को मतदान होना है। वहीं वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। मौजूदा वक्त में विधानसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी के पास 43 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल 68 में से 23 सीटें ऐसी हैं जिन्होंने सही मायने में एक ट्रेंड सेट किया है। 2012 में कांग्रेस ने जीती थी तो 2017 में बीजेपी ने कब्जा किया था और इससे यह पता चलता है कि हर 5 साल पर इन 23 सीटों के वोटर अपना सियासी मिजाज बदल देते हैं। 1985 के बाद से किसी पार्टी को लगातार 2 बार सरकार चलाने का मौका हिमाचल में नहीं मिला है और बीजेपी के साथ ही कांग्रेस को ही हर 5 साल पर शासन करने का मौका मिलता रहा है। ऐसे में इन 23 सीटों पर जीत की उम्मीद कांग्रेस लगाए हुए है। हिमाचल प्रदेश में 55 लाख वोटर हैं और इनमें 27,80,000 पुरुष हैं और 27,27,000 महिलाएं हिस्सा लेंगी। चुनाव में शामिल सेवा कर्मियों की संख्या 67,532 होगी। और इतना ही नहीं, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी 56,001 होगी और इसके अलावा 80 साल से ज्यादा उम्र के 1.22 लाख मतदाता हैं और 1,184 मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। किसके सिर सजेगा ताज हिमाचल का, यह देखने वाली बात होगी। यूपी की मैनपुरी लोकसभा के साथ साथ रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। चुनावी सरगर्मी के बीच मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आई है। यह सीट यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। अब यहां बहू बनाम बहू की चुनावी जंग देखने को मिल सकती है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को टिकट दिया है। अब चर्चा है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि उनका टिकट अभी पक्का नहीं हुआ, लेकिन उनके नाम पर चर्चा जोरों पर है। डिंपल के नाम का ऐलान होने से पहले से ही उनका नाम, अपर्णा यादव का नाम चल रहा था। मैनपुरे की लड़ाई, जसवंत नगर से शिवपाल यादव विधायक हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट के अंतर्गत ये विधानसभा आती है और मैनपुरी के अंदर ही करहल विधानसभा सीट भी आती है जहां से अखिलेश यादव विधायक हैं। किशनी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रिजेश सिंह हैं और इसके साथ ही मैनपुरी शहर सीट से बीजेपी के जयवीर सिंह विधायक हैं। यहां पर जयवीर सिंह का कब्जा है मैनपुरी शहर सीट पर। भोगांव से बीजेपी के राम नरेश विधायक हैं। तो 2 सीटों पर बीजेपी के विधायक, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक और 1 सीट पर शिवपाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा था। वो चुनाव जीते, विधायक बने, लेकिन उनकी जो दूरियां हैं वो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी से झलकती नजर आती हैं। तो आलोक शाक्य को मैनपुरी का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। एक दिन पहले यह बड़ा कदम उठाया गया, बड़ा फैसला उठाया सपा ने। उपचुनाव के दंगल में राजभर ने भी अपना सियासी दांव चल दिया है। मुलायम के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी और इस सीट पर सुभाषपा ने भी अपने कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया है। उधर वाराणसी की ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार का दिन अहम रहा। ज्ञानवापी को लेकर शुक्रवार को लोग अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिंग के संरक्षण जारी रखने के आदेश दिए हैं, यानी शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग को कोई छुएगा नहीं। अदालत ने इससे पहले 12 नवंबर तक वजूखाने के संरक्षण का आदेश दिया था। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे कराने की मांग पर अब 28 नवंबर को सुनवाई होगी। तो श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई की
अगली तारीख 5 दिसंबर को तय की है। दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी रचना को संरक्षित रखने से जुड़े आदेश को आगे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई हुई है। वहीं हाईकोर्ट में निचली अदालत से दिए गए सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वो जिला कोर्ट के पास जाएं और अपनी दलील जिला जज को बताएं। जिला जज तय करेंगे कि साथ ही सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो और इसके साथ ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए 3 हफ्ते का समय भी दिया है। राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषी शुक्रवार को रिहा हो गए हैं और इससे पहले सुबह सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत सभी दोषियों की रिहाई का आदेश दिया है। कोर्ट का आदेश आने के 1 घंटे बाद ही उम्र कैद की सजा काट रहे सभी दोषियों की रिहाई हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को इसी केस में दोषी पेरारीविलन को रिहा करने का आदेश दिया था। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की है। नलिनी और रविचंद्रन दोनों 30 साल से ज्यादा का वक्त जेल में गुजार चुके हैं। जेल से रिहा होने के बाद नलिनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं पिछले 32 साल से जेल में बंद थी और ये मेरे लिए संघर्ष वाले समय रहे हैं। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया है। विश्वास रखने के लिए मैं तमिलनाडु के लोगों और सभी वकीलों को धन्यवाद देती हूं। प्रयागराज में डेंगू के नए मामलों के सामने आने का क्रम लगातार जारी है। डेंगू से बीजेपी नेता अशोक तिवारी समेत 3 लोगों ने दम तोड़ दिया और इसके साथ ही जिले में डेंगू से मरने वालों की संख्या 60 तक पहुंच गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में यह संख्या फिलहाल 6 ही है। गुरुवार को 26 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक सहसों के बसमहुआ गांव निवासी बीजेपी नेता अशोक तिवारी एक हफ्ते से बुखार से पीड़ित थे। जांच में डॉक्टरों ने डेंगू की पुष्टि की थी और पहले उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें 5 नवंबर को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां इलाज के दौरान गुरुवार को भोर में उनकी मौत हो गई है। वहीं यमुना पार के उरुआ विकासखंड के रामनगर गांव में डेंगू से पीड़ित पिंटू केसरी और अशोक केसरी भी बीते कई दिनों से बुखार से पीड़ित थे। जांच में दोनों की डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। और आगामी 4 दिसंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमसीडी चुनाव को लेकर मीडिया से बातचीत की है। सीएम ने कहा है कि हम नगर निगम चुनाव जीतेंगे और बीजेपी हारेगी। इसके साथ ही सीएम ने अपनी 10 गारंटी का ऐलान भी किया है और क्या कुछ सीएम केजरीवाल ने कहा वो आपको सुनाते हैं। मेरी दिल्ली के लोगों से अपील है, काम रोकने वालों को वोट मत देना, काम करने वालों को वोट देना। योगा रोकने वालों को वोट मत देना, योगा करवाने वालों को वोट देना। स्कूल बनाने वालों को वोट देना, गाली देने वाले और लड़ाई झगड़ा करने वालों को वोट मत देना। दिल्ली रोकने वालों को वोट मत देना, दिल्ली चलाने वालों को वोट देना। देश रोकने वालों को वोट मत देना, देश को नंबर 1 बनाने वालों को वोट देना। आज हम ये 10 गारंटी जारी कर रहे हैं और मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे पिछली बार हमने जितनी गारंटी दी थी सबके ऊपर काम चल रहा है, काम किया, कई गारंटी पूरी की, कई गारंटियों पे काम चल रहा है। ऐसे ही एमसीडी की भी सभी गारंटियों पे 10 की 10 गारंटियों को हम अगले चुनाव के पहले पूरा करेंगे। पहली गारंटी है, दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। बहुत दुख होता है, चारों तरफ कूड़ा कचरा, कूड़े के पहाड़, कूड़ा ही कूड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा है, कीचड़, नालियां भरी पड़ी हैं। दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे। कोई भी आएगा, खुद के लिए भी गर्व की बात होगी, साफ सुथरी सड़कों पे चलेंगे, मन लगेगा, और बाहर से भी कोई आएगा कहेगा हाँ यार दिल्ली सुंदर शहर हो गया। इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगी। कहो तो मैं लिख के दे देता हूं, देख लेना 7 तारीख को नतीजे आएंगे। फंड मैं कह रहा हूं ना, कहीं से लेके आऊं। पहले ये कहते थे दिल्ली सरकार में फंड की चिंता है,
हमारे टाइम में तो समस्या नहीं हुई। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को नया पैसा नहीं दिया, हमारा जो हक था वो भी नहीं दिया दिल्ली सरकार को, कुछ नहीं दिया। हम तो नहीं चिल्लाए, बच्चों की तरह नहीं रोते, हम गाली गलौज नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, काम करते हैं। भ्रष्टाचार खत्म कर दो, पैसे ही पैसे आ जाएंगे। फिर हो सकता है एमसीडी से थोड़ा सा पैसा इनके नंबर 2 को भी पहुंचा दें हम। मेरी दिल्ली के लोग यूपी में भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का प्रहार जारी है। इसी बीच योगी ने सभी मंडल में भ्रष्टाचार निवारण संगठन स्थापित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम फैसला लिया है। अब प्रदेश के सभी मंडलों में भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय स्थापित होंगे, यानी एसीओ के न्यायालय जो हैं वो निर्धारित होंगे। और इस पूरे मसले को लेके जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रत्येक मंडल में जो वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, लखनऊ और बरेली में स्थापित 27 न्यायालयों को सभी 18 मंडलों में पुनर्व्यवस्थापित करने का निर्णय लिया है प्रदेश सरकार ने। और अब के जो पहले केवल 5 स्थानों पर न्यायालय होते थे, जिनके कारण विवेचना, जांच और माल और अभियुक्त पैरवी आदि जो काम थे उनमें जो समय लगता था, जो सरकारी धन का अपव्यय यानी कि फिजूल खर्ची होती थी, उस पर लगाम लगने के साथ ही इंसाफ की उम्मीदें भी पुख्ता होंगी और त्वरित जो कार्रवाई है उस कार्रवाई पर भी निर्णय लिया जा सकता है। इन सभी के अलावा ये सभी यूनिटें जो हैं सरकार की तरफ से, जिन नए क्षेत्रों में ये यूनिटें खोली जा रही हैं उसमें आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, चित्रकूट, प्रयागराज, देवीपाटन, बस्ती, अलीगढ़ और सहारनपुर मंडल शामिल हैं। इसके लिए जो डीजी एसीओ नासिर कमाल हैं उनकी तरफ से शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका था। अक्टूबर महीने में ही इस पूरे मामले को अगर कहा जाए तो अक्टूबर महीने में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पे एक बैठक बुलाई थी और बैठक में इस प्रस्ताव को लाने की बात कही थी। ये प्रस्ताव आ चुका है और सरकार ने इसे मंजूरी दी है और जल्द ही प्रदेश के सभी मंडलों में अब एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन काम करता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बिहार के ज्ञान भवन में शिक्षा दिवस 2022 समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर बिहार से यह शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई है। 2008 से पूरे देश में आज की तारीख को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। समारोह का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया और इस मौके पर वित्त मंत्री विजय चौधरी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। सीएम नीतीश ने कहा है कि वे लोग अपनी बात को ही रखना चाहते हैं और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। जो डिजिटली स्टडीज होंगे और ये जो ऐप लॉन्च किया गया है रियल टाइम फोटो वीडियो के माध्यम से अनुश्रवण होगा, क्लासेज लग रहे हैं कि नहीं, वर्कअप चल रहे हैं कि नहीं, शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं और हमारे अधिकारी जा रहे हैं। सभी गुरुजनों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मैं भी लगातार कहता रहा हूँ, माता पिताओं से कहता रहा हूँ, बच्चों से कहता रहा हूँ कि पढ़ाई को अपना अमूल्य रत्न बनाइए। और गुरुजनों से अभी भी अपील किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि बेहतर शिक्षा दीजिएगा और आप लोग ने सुना कि आपके तनख्वाह को भी बढ़ाएंगे। कानपुर में सेफ्टी टैंक में उतरे 3 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गए। घटनास्थल पर मौजूद लोग तीनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया है। मामला जाजमऊ स्थित शालीमार टेनरी का बताया जा रहा है। वहीं हाईलाइट में डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। हाईलाइट पहुंचा व्यक्ति इमरजेंसी में शव छोड़कर फरार हो गया है। जाजमऊ के शालीमार टेनरी के देर रात की यह घटना बताई जा रही है। आरा के नगर थाना क्षेत्र के धनुपरा में हथियार बंद बदमाशों ने ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक का नाम शशि कुमार सिंह बताया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के कई शहरों में खराब सड़कों की वजह से आम आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस मामले को लेकर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने एक बैठक की। बैठक में कई अफसर भी मौजूद रहे। बंद कमरे में हुई बैठक में मंत्री ने अफसरों को सड़कों का मेंटेनेंस ठीक तरीके से करवाने को कहा है और इसके साथ ही बैठक में गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 5000 किलोमीटर की सड़क सामान्य स्थिति में है। 5092 किलोमीटर सड़क पर छोटे छोटे पेच वर्क की आवश्यकता है। हिमाचल दौरे से रायपुर लौटे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री का कहना है कि जो भी राजनीतिक दल दबाव बनाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। इसलिए मैंने ईडी को पत्र लिखा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो आप निडर होकर इस नॉन और चिटफंड घोटाले प्रकरण की जांच करिए। दरअसल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी अगर हिमाचल प्रदेश की सत्ता में बैठ गई तो वो दिल्ली में मुझे हिमाचल के लिए काम नहीं करने देगी। जवाब में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने चिटफंड और नान का मामला उठा दिया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी 2014 से 18 तक छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन ना ही चिटफंड घोटाले की जांच हुई ना ही नान घोटाले की। खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ में हरियाणा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलकर लिंग जांच परीक्षण गिरोह का पर्दाफाश किया है। लिंग परीक्षण कराने आई 5 महिलाओं सहित 6 एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि हजारों रुपए लेकर एजेंट अज्ञात घर में लिंग परीक्षण कराते थे। कई जिलों से इन गिरोह के तार जुड़े हुए थे और पुलिस के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम अन्य ठिकाने पर दबिश दे रही है। ये पूरा मामला नगर कोतवाली का है। इस तक हमने 1 बंदे 2 बंदे को पकड़ते हुए देखा है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, लिंग जांच के लिए यहाँ आते हैं और थोक में आते हैं। अच्छा, ये लोग तक अगर हम बात करें तो हमारा एक पेशेंट था, हम उसको लाए थे, उसको कराया था। हमारा जो डिकॉय था उसके साथ में हमने 4 और गिफ्ट में मिले। ये 4 की और लिंग जांच की गई। ये कहाँ के लोग हैं और कहाँ करते थे, किस तरीके से? अलग अलग जगह के हैं और ये हापुड़ में यहाँ सेटल होता है। यहाँ से किसी गाड़ी में बैठा के इनको कहीं घर में ले जाया जाता है और उसकी भी तहकीकात चल रही है। हरियाणा से कुछ लेडीज जो थी और एक हमारा डिकॉय था, वो यहाँ सेक्स डिटेक्शन के लिए इनका पूरा था। पहले ये गुड़गांव से चले दिल्ली बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर से गाजियाबाद, गाजियाबाद से पूरे घूमते हुए हापुड़ में एचपीडी ऑफिस के सामने ये लोग इकट्ठे हुए। वहाँ इनको एक गुलावटी से गाड़ी आई जो इन्हें यहाँ से ले जाकर गुलावटी में जाके इन लोगों का एसडी कराया और फिर इनको यहाँ छोड़ गई। ये पूरी एक टीम थी और एक इनका पूरा नेटवर्क था, जिन सबको आज हम लोगों ने पकड़ लिया है और अभी आगे की भी जांच कर। मेरठ में सेल्फी लेते वक्त एक युवक की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने मृतक के दोस्त पर शराब पिलाकर ट्रेन के आगे धक्का देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतक के दोस्त को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी हुई है। ये पूरा मामला टीपी नगर के शिवपुरम फाटक का बताया जा रहा है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के रविदास घाट पर कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत कर 7 सामुदायिक जेट्टी का लोकार्पण और 8 जेट्टी का शिलान्यास किया है। वहीं वाराणसी डिब्रूगढ़ के बीच क्रूज समय सारणी का भी विमोचन किया गया। महोबा में भूमाफियाओं के खिलाफ लेकर आरटीआई कार्यकर्ता की अनशन का असर दिखने लगा है। वर्षों पहले तहसील के अधिकारियों से साठगांठ कर सरकारी बेशकीमती जमीन को जालसाजी कर भूमि का विक्रय किए जाने के मामले में अधिकारी हरकत में आए हैं। जमीन को कब्जा कर बेचने के मामले में तत्कालीन तहसीलदार लेखपाल और तत्कालीन रजिस्ट्रार सहित 3 अन्य लोगों के नाम लिखित तहरीर एसडीएम के निर्देश पर नगर पालिका ईओ ने कोतवाली में दे दी है। तो एक फिक्र था कि शायद शासन जाग जाए, प्रशासन जाग जाए, लेकिन वो सनसन का फिलहाल 10% ही रिजल्ट सामने आ पा रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन का मंशा नहीं है कि पालिका की भूमि को खाली कराया जाए।
जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह भूमाफियाओं के संरक्षण में है। और भूमाफिया आप देख सकते हैं कि जितने नगर के भूमाफिया हैं डीएम और एसपी के आगे पीछे घूमती हैं, क्योंकि जो छोटे तबके का राजस्व विभाग का या पुलिस विभाग का कर्मचारी है वो अब ज़मीन का स्पष्ट उल्लेख तो ये नहीं है, लेकिन जो तहसील से रिपोर्ट आई है उसमें तत्कालीन लेखपाल नंद किशोर और तत्कालीन तहसीलदार वाजिद हुसैन और रजिस्ट्रार कानून गो उस समय के इन तीनों का नाम है। बाकी जिसके नाम उन्होंने ये सारी चीज़ें दी हुई हैं तहसील से रिपोर्ट मिली हैं, जिसमें से एक नाम है ज्योति प्रकाश, दूसरे शरद कुमार और तीसरे सुनील कुमार। इनके नाम हमें तहसील से रिपोर्ट मिली है, जिसके आधार पर हमने कोतवाली में तहरीर दी है। मैनपुरी से डिंपल यादव को सपा का प्रत्याशी बनाए जाने पर सुभाषपा के प्रत्याशी रमाकांत कश्यप ने अखिलेश यादव पर परिवारवाद के आरोप लगाए। रमाकांत कश्यप ने कहा है कि अखिलेश यादव समाजवाद की जगह पार्टी में परिवारवाद चला रहे हैं। वहीं रमाकांत कश्यप ने खुद को मैनपुरी की लड़ाई में नंबर 1 बताया है। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ सभी जातियों के 3 लाख से ज्यादा ओबीसी वोटर हैं। कोई कड़ी चुनौती नहीं है। चुनौती 75 साल से जब से देश आजाद हुआ है तब से इस कश्यप समाज को आज तक किसी भी पार्टी ने 4 बार माननीय जी की सरकार बनी, आज तक किसी कश्यप समाज को आज तक कहीं निगम का सदस्य भी नहीं बनाया गया। इसलिए समाजवादी पार्टी परिवारवाद अपने कर रही है। हम लोग कश्यप समाज के 2 से 2.5 लाख वोट लोकसभा में होते हुए भी आज कश्यप समाज की कहीं गिनती नहीं है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव का नामांकन पत्र जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य और मुलायम सिंह के प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह यादव दोनों ने खरीदा और कहा कि 2 दिन के अंदर नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। 4 सेटों में नामांकन पत्र खरीदा है और माननीय डिंपल यादव और 1-2 दिन में भेज आ जाएगी, नामांकन करेंगे। क्या लगता है किस तरीके से यहाँ नामांकन करने आएंगी? चुनाव मैदान में है, भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा है। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है। श्रद्धेय नेताजी से लगाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, माननीय तेज प्रताप जी ने इस क्षेत्र को चौमुखी विकास किया है। चाहे वो सड़क हो, पुल हो, पुलिया, किसान हो, नौजवान, सारे लोगों के लिए काम किया है। उधर यूपी के बरेली में सिगरेट उधार न देने पर भतीजों ने रिश्ते की बुआ की पीट कर हत्या कर दी। महिला ने बरेली शहर स्थित एक अस्पताल पर उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दबंगों ने महिला की कल पिटाई की थी और आज उसकी मौत हो गई। गंज के मोहल्ला ललितपुरी में श्रीमती राममूर्ति जो अपना एक खोखा बीड़ी सिगरेट का चलाती हैं, उन्हीं के परिवार के 2 लड़के विनोद और सूरज जो है उनसे उधार का सिगरेट मांगने गए थे, जो उनके द्वारा उधार में नहीं दी गई। इस संदर्भ में उन्होंने उनको मारा पीटा था, जिससे कारण दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में थाना मीरगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उनके शव का पंचनामा करने के उपरांत पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई कराई जा रही है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।